चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निबंध की रणनीति पर। तो आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निबंध की रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम आपको बताएं कि ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने आज तक निबंध नहीं लिखा है और उन अभ्यर्थियों के लिए भी है जो लिख रहे हैं लेकिन बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। तो शुरुआत से लेके एंड तक यानी आज की जर्नी को ले जाकर हम जब आप मुख्य परीक्षा देंगे, जब आप निबंध का पेपर लिखेंगे, वहाँ तक आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। सबसे पहले आपको निबंध कैसे शुरुआत करना चाहिए, कब लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, इसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, आज हम इस वीडियो में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। हमारा उद्देश्य है कि एक प्रभावशाली निबंध ऐसा लिखा जाए हिंदी माध्यम में कि 150 अंक तक प्राप्त हो जाएं। ऐसा नहीं है कि अभी तक 150 अंक प्राप्त नहीं हुए हैं। हिंदी माध्यम में ही 157 अंक आ चुके हैं और इससे ज़्यादा भी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वह है प्रश्नों को लेकर, साथ में उत्तर देंगे। क्योंकि देखिए हमने देखा है कि अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। हम उन्हीं डाउट्स को उठाएंगे, फिर एक एक करके उनको क्लियर करेंगे, जिससे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। यदि उसके बाद भी कोई डाउट्स बचता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसमें देखेंगे महत्व। देखिए इस पेपर का महत्व इसी आधार पर देखा जा सकता है कि ये मुख्य परीक्षा का गोल्डन ट्रायंगल का भाग है। अब जिन अभ्यर्थियों को नहीं पता होगा, जिन्होंने हमारी पीडीएफ को नहीं पढ़ा होगा या हमारे चैनल से नहीं जुड़े होंगे या अभी नए जुड़े होंगे, तो उन्हें नहीं पता होगा कि गोल्डन ट्रायंगल क्या होता है। तो गोल्डन ट्रायंगल को आप शॉर्ट टर्म में आपको बताएं। वैसे इस पर एक वीडियो बनाई जा सकती है जिसको हम बाद में बना देंगे, लेकिन अभी के लिए बताएं आपको। तो गोल्डन ट्रायंगल 3 सब्जेक्ट को लेकर बना हुआ है। फर्स्ट है आपका ऑप्शनल, सेकंड है एथिक्स और थर्ड है ऐसे। तो ऐसे आपका गोल्डन ट्रायंगल का भाग है। अब इसको गोल्डन ट्रायंगल क्यों कहा? क्योंकि यही है जो आपको सिलेक्शन तक ले जाता है और यही है जो आपको सिलेक्शन से रोक भी देता है। तो इसलिए गोल्डन ट्रायंगल इसको कहते हैं। चलिए इस बात को हम साइड करते हैं और आते हैं अपने मुद्दे की बात पर। तो इसका महत्व क्या है? ये गोल्डन ट्रायंगल का भाग है। देखिए जहां हम GS1, GS2, GS3 और GS4 की बात करते हैं, वहाँ टॉपर्स के एवरेज मार्क्स भी, उनके एवरेज अंक भी 90 से लेके 110 के बीच में रह रहे हैं। यहाँ तक कि अगर बिल्कुल एवरेज देखें तो 95 से लेके 100 अंक तक। वहीं निबंध में देखें तो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी भी 130 प्लस, यहाँ तक कि 150 प्लस अंक भी लाए हैं। तो इससे आपको इस पेपर का महत्व मालूम होता है, क्योंकि आपको पता है मुख्य परीक्षा में एक एक अंक महत्वपूर्ण होता है। वहाँ आपको 20 या 30 अंकों का फायदा मिल रहा है, तो आप इसकी महत्व को समझ सकते हैं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है या सेकंड डाउट क्या है। प्रश्न है कब से लिखना शुरू करें या कब से लिखें। तो देखिए अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप देख रहे होंगे उसी दिन शाम को बैठिए। हम वीडियो में आगे जो बताएंगे कि संरचना आपको किस प्रकार निबंध लिखना है, उसको लिखने का प्रयास कीजिए। या आप उस दिन नहीं लिख पा रहे हैं तो जिस दिन आपकी छुट्टी होती है, सामान्यतः रविवार को होती है सभी अभ्यर्थियों की छुट्टी, तो रविवार को एक निबंध लिखने का प्रयास करें। अगर आपको सही से बताएं तो दिसंबर से पहले आपको 15 से 20 निबंधों की प्रैक्टिस कर लेनी है। यदि आपको न्यूनतम हम टारगेट दें तो न्यूनतम 10 निबंध अगर आपने लिख लिए तो आपका निबंध पेपर बिल्कुल तैयार है। बस ज़रूरत है कि आप प्रीलिम्स के बाद उसकी प्रैक्टिस को दोबारा से बनाएं, उसमें तेज़ी लाएं और उसमें जो निखार आता है उसको निखार लाते रहें। देखिए निखार कैसे आएगा? वो आता है प्रैक्टिस से। हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं हम। देखिए इसमें सोर्स क्या है। सोर्स हम आपको लास्ट में एक बुक बताएंगे, ई बुक है वो, उसको हम लास्ट में बताएंगे। लेकिन उस बुक के अलावा आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी है। यदि आप कोई बुक पढ़ना भी चाहते हैं निबंध के लिए तो आप PYQ की कोई बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन हम उसको नहीं बताएंगे कि आप ये बुक पढ़िए, क्योंकि सभी निबंध की मॉडल आंसर होते हैं, सभी अलग अलग होते हैं।
यदि कोई ये बोले कि इस निबंध के लिए ये मॉडल आंसर ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई सा भी लिखा हो तो वो गलत हो जाएगा। तो ये धारणा ही बिल्कुल गलत है। एक प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछा गया कि संविधान के कोई 3 अनुच्छेदों के नाम बताइए, उनको समझा दीजिए। आप में से एक अभ्यर्थी चले तो उन्होंने आर्टिकल 1, 2, 3 इनको समझा दिया और बता दिया। आप में से कोई दूसरा अभ्यर्थी उठा, उसने आर्टिकल 21 बता दिया, 22 बता दिया, 23 बता दिया। आप में से ही किसी तीसरा अभ्यर्थी उठकर कहते हैं कि सर मैं बताऊंगा आर्टिकल 15, 16, 17। देखिए, आंसर सभी के सही हैं, लेकिन आंसर सभी के डिफरेंट हैं फिर भी सही हैं। इसलिए आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि एक प्रश्न के भी कई उत्तर होते हैं। तो सोर्स के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना है, हम लास्ट में सिर्फ एक ई बुक पढ़ाएंगे। और सोर्स के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिर्फ प्रश्नों को देखिए, और मॉडल आंसर अगर आपको देखना है तो हम एनालिसिस करके लाएंगे 2024 का भी और 2023 का भी। तो निबंध को किस प्रकार लिखा जाता है आगे की वीडियो में हम देखेंगे, जब अगली वीडियो बनेगी हमारी निबंध पर तब। यदि आप देखना चाहते हैं तो PYQ देखिए केवल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, समय सीमा और शब्द सीमा। सबसे पहले बात करते हैं समय सीमा की। यदि हम समय सीमा की बात करें तो निबंध का पेपर इस मामले में बहुत सरल है। आपको इसमें भरपूर समय मिलता है, क्योंकि इसमें आपको 2 निबंध लिखने हैं 1000 से 1200 शब्दों में। तो टोटल होते हैं आपके 2000 से लेके 2400 शब्द। जबकि आप जब ऑप्शनल तक जाते हैं या एथिक्स तक जाते हैं तो आपको 4000 या 4200 शब्दों में उत्तर लिखना पड़ता है। तो ये उत्तर आपके बहुत लेंदी हो जाते हैं। तो इसमें आपको ये फ़ायदा है कि आपको कम शब्द लिखने हैं, आपके पास समय बराबर ही है। क्योंकि एथिक्स के लिए, ऑप्शनल के लिए और अन्य GS के पेपर के लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं, तो इसके लिए भी आपको 3 घंटे ही मिलते हैं। और अब आते हैं हम शब्द सीमा पर। जैसे जैसे कि देखा हमने, 1 मिनट रुकिए आप। देखिए, हम शब्द सीमा पर बात करते हैं। शब्द सीमा को हम देखें तो देखिए, आपका उद्देश्य होना चाहिए जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप 1100 शब्दों से ऊपर लिखें, लगभग 1200 से भी 1250 तक ले जाएं। लेकिन कई अभ्यर्थियों के साथ समस्या क्या होती है, वो शब्द कम नहीं कर पा रहे हैं। यानी जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनके शब्द सीमा 1500 तक चली जाती है। वो निबंध को छोटा नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको क्या प्रैक्टिस करनी है, उनको प्रैक्टिस करनी है 1000 शब्दों की। और जिनको निबंध लिखने में परेशानी आती है, जो सोच नहीं पा रहे हैं, कंटेंट उनको मिल ही नहीं रहा है, तो वो 1000 से लेके 1200 तक की प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करते हैं 100-200 शब्द इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपको 1200 की करना है बिल्कुल। तो शब्द सीमा पर हमने यहाँ पर बात कर ली। हम आगे चल के इस पर बात करेंगे कि जब इंट्रो लिखते हैं, मेन पार्ट लिखते हैं और कंक्लूजन लिखते हैं यानी निष्कर्ष लिखते हैं, तो वो कितने कितने शब्दों में लिखा होना चाहिए। तो हम इस पर अगले प्रश्न में बात करेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कंटेंट। देखिए, सबसे मुख्य प्रश्न है कि कंटेंट कहाँ से लाएं। तो कंटेंट पर हमने जैसे बात कर ली कि इसका कोई सोर्स नहीं है। यदि आपको कंटेंट चाहिए कि आप किस चीज़ को पढ़ें, तो हमने आपको PYQ बता दिया। और एक सबसे ज़रूरी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है अखबार, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर क्या करना है आपको, यदि आप हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं तो आप हिंदी माध्यम में सबसे अच्छा बताएं तो राष्ट्रीय जागरण, तो उसको पढ़िए। उसमें आपको क्या पढ़ना है, उसमें आपको एडिटोरियल वाला पार्ट पढ़ना है। उसमें आपको क्या सीखने को मिलेगा, आपको ये पता चलेगा कि किसी भी विषय को शुरुआत कैसे देते हैं, उसका मुख्य भाग कैसे लिखते हैं, और उसको जोड़ते हुए विभिन्न आयामों को कैसे क्लियर करते हैं, और बाद में एक हल्का सा और एक आशावादी और एक सुधारात्मक प्रयास कैसे करते हैं और लिखने का प्रयास कैसे करते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब न्यूज़पेपर पर हमने बात कर ली है यहीं पर, तो ये न्यूज़पेपर हो चुका है। अब प्रकृति। देखिए, प्रकृति हम बात करें तो पिछले 10 सालों में हमने जहाँ तक 2022 तक देखा, 21 तक,
कि लगभग दार्शनिक निबंध पूछे जाते थे। 24 की प्रवृत्ति भी हमने देखी, लेकिन उसमें एक या दो क्वेश्चन ऐसे रहते थे जो सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक पृष्ठभूमि से होते थे। तो लिखने में उतनी समस्या नहीं होती थी जितनी हमको 2022-23 में देखने को मिली है। लगभग 23 में आके पेपर ऐसा हो गया था कि सभी निबंध फिलोसफिकल थे, यानी दार्शनिक संबंधित थे। तो उसमें समस्या क्या आती है, उस समस्या को हम आगे देखेंगे। लेकिन 2024 का हमने जो पेपर देखा उसमें आपको मिनिमम न्यूनतम एक निबंध तो आपको ऐसे मिला है जिसकी पृष्ठभूमि सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक ऐसी पृष्ठभूमियों से है, तो उसको लिखना आसान हो जाता है। तो प्रकृति पर हम किस प्रकार तैयारी करें? तो देखिए, आपको दोनों तरह के निबंध की तैयारी करनी है। आपको दार्शनिक निबंधों की भी तैयारी करनी है, और जो सब्जेक्ट वाइज होते हैं, जो जीएस से संबंधित होते हैं। जीएस से संबंधित कैसे? जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि, और एक पर्यावरणीय मुद्दा भी। तो आपको सभी तरह के निबंध की तैयारी करनी है। लेकिन आप इस तैयारी को परसेंट वाइज या रेशियो वाइज कैसे देखेंगे? तो वो है आपकी कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप 70% जो प्रैक्टिस करेंगे वो करेंगे दार्शनिक निबंधों की, और 30% जो प्रैक्टिस करेंगे वो करेंगे आप जीएस से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, जो निबंध हैं, उनकी। तो हमने प्रकृति की बात कर ली है कि ट्रेंड ऐसा रहा है, पहले ये निबंध पूछे जाते थे, फिर बीच में बिल्कुल दार्शनिक कर दिए। 2024 में आपको थोड़ा आराम दिया गया, आपसे एक एक क्वेश्चन पूछ लिया गया जीएस रिलेटेड, जो आसान था। आपको ये भी बता दिया गया कि आपको तैयारी कैसे करनी है। 70% आपको दार्शनिक निबंधों की तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है लिखते समय। ऐसे ही निबंधों को विकल्प के रूप में चुनना है जो दार्शनिक हों। इससे क्या होगा, जब आप रियल एग्जाम में लिखेंगे तो आपको लिखने में समस्या नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अब आता है हमारा मुख्य प्रश्न, सभी अभ्यर्थियों का जो मुख्य प्रश्न, मुख्य डाउट, मुख्य कंफ्यूजन कि निबंध की संरचना क्या होनी चाहिए। देखिए, निबंध की संरचना पर हम बिल्कुल बात करेंगे, और बिल्कुल एक व्यापक रूप से बात करने वाले हैं। अब हम निबंध की संरचना को देखिए, हम देखें तो ये 3 प्रकार से है: प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष। अब देखिए, हमने आपसे अभी पहले बताया था कि शब्दों पे हम आगे चर्चा करेंगे। आपको प्रस्तावना को लिखना है 150 से 200 शब्द। देखिए, लिखते वक्त आपके पास ऐसा हो सकता है कि आप 120 या 130 निबंध पर ही रुक गए प्रस्तावना में, या आपका 250 शब्द की भी प्रस्तावना हो गई। तो डरना नहीं है कि आपका गलत हो रहा है, इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपका जो उद्देश्य होना चाहिए, कि आपका जो बिल्कुल मानकीकृत होना चाहिए, वो है कि प्रस्तावना को, आपके जो मानक हैं वो यहाँ पर होना चाहिए कि 150 से लेकर 200 शब्द के बीच में प्रस्तावना, मुख्य भाग 600 से लेकर 700 शब्द तक, निष्कर्ष 150 से 200 शब्द के बीच। तो आप अभी पेन और कागज लिए हुए हैं तो इसका नोट्स बनाते जाइए साथ में। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, अब बात करते हैं हम प्रस्तावना पर। तो प्रस्तावना, सभी अभ्यर्थियों के मन में हमारे पास लगभग 20 से 30 मैसेज आए थे कि सर, निबंध शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं, प्रस्तावना कैसे लिखें, प्रस्तावना में क्या लिखा जाता है। मतलब निबंध तब लिखेंगे ना जब आप शुरुआत ही कर पाएँ। आप शुरुआत ही नहीं कर पा रहे हैं, फिर उसके बाद आप मुख्य भाग कैसे लिखेंगे? क्योंकि जब तक आप प्रस्तावना ही नहीं लिख पा रहे हैं तब तक सब कुछ अधूरा है। तो अब बात करते हैं प्रस्तावना की शुरुआत कैसे करते हैं। देखिए, प्रस्तावना को लिखने का सबसे अच्छा तरीका, देखिए आपके पास कई तरीके, आपको हम सबसे अच्छे अच्छे तरीके बताने वाले हैं। और उसमें जो प्रैक्टिकल समस्या आती है लिखते वक्त, देखिए समस्या 2 प्रकार से होती है। एक, लिखने से पहले, जब तक आपने एक भी निबंध नहीं लिखा है तब तक आपको हम सिखाएंगे कि कैसे लिखना है। और दूसरी समस्याएं कब आएंगी, जब आप निबंध लिखेंगे फिर समस्या आएंगी, उन समस्याओं को दूर करना। तो हम दोनों तरह की समस्याओं बात करने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर आपको बताएं, जैसे हमने आपको बाइक चलाना सिखा दिया सैद्धांतिक रूप से, आप हमारी क्लास में बैठे, हमने क्लास में बता दिया आपको कि इस गाड़ी को स्टार्ट कीजिए, क्लच को छोड़िए धीरे धीरे, और फिर आपको जैसे भी प्रक्रिया होती है उसको कीजिए, तो आप बाइक या कार चलाना सीख जाएंगे।
तो आपकी ये समस्या समाप्त हो गई है कि आपको चलाना नहीं आता। जब आप प्रैक्टिकल रूप से उसको चलाएंगे तब आपको समस्या आएगी कि सर इस चीज़ में हमको स्पेसिफिक, इस चीज़ में हमको समस्या आ रही है। तो वो समस्याएं भी हमको पता है। क्यों? क्योंकि हमारी निबंध टेस्ट सीरीज चली थी हमारी अभी, उसमें अभ्यर्थियों को प्रमुख समस्याएं आई थी लिखते वक्त। तो उन समस्याओं को हमने लिखा हुआ है और उन समस्याओं के आंसर भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, प्रस्तावना को हम समझते हैं। अब देखिए, प्रस्तावना संबंधित एक कोट कहना चाहेंगे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मतलब पहला प्रभाव ही अंतिम प्रभाव होता है। आपने ये पंक्ति या उद्धरण सुना ही होगा। देखिए, अब आपको बताते हैं प्रस्तावना को लिखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले आप एक चीज कर सकते हैं, वो है टॉपर्स कॉपी उठाइए। तो आपको क्या मिलेगा, निबंध से संबंधित 8 या 10 निबंध को पढ़ लीजिए। तो आपको उसमें ये मिलेगा कि बहुत से जो टॉपर्स हैं उन्होंने क्या किया है, निबंध को शुरुआत में कहानी से शुरुआत की है। उन्होंने या तो खुद के मन से बनाई हुई कहानी लिखी है या वो कहानी लिखी है जो बहुत फेमस है। जैसे गौतम बुद्ध की कहानी लिख दी कि उनको जो 4 लोग दिखे, या अन्य कहानियाँ जो फेमस हैं, बचपन में जो कहानियाँ हम सुनते थे, नैतिकता की जो कहानियाँ हमने सुनी हैं, या जो महान वैज्ञानिक या किसी भी आदर्शवादी व्यक्ति की, गांधी जी की, अंबेडकर जी की, जिनकी भी कहानियाँ हैं, आप उनसे शुरुआत कर सकते हैं। जो भी कहानी बिल्कुल प्रश्न के अनुकूल है उसको लिख सकते हैं आप। एक तरीका हो गया, कहानी से शुरुआत कीजिए। दूसरा है किसी घटना का उल्लेख। अब घटना में ये आपको रियल घटना पे, रियल इंसिडेंट पे आपको लिखना पड़ेगा। आप किसी घटना का उल्लेख कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, फिर आप अपने निबंध पर आ सकते हैं। तीसरा है फैक्ट और डाटा। जैसे कि आपको उदाहरण के रूप में बताएं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित कोई निबंध है तो आप सीधा डाटा लिख सकते हैं, यूएनएफसीसीसी का डाटा लिख सकते हैं। भारत में किसी रिपोर्ट आई है या वर्ल्ड लेवल पर कोई रिपोर्ट आई है तो उस रिपोर्ट को आप रेखांकित कर सकते हैं। तो आपके ये कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार। चौथा प्रकार जो कि हमारी टेस्ट सीरीज में एक अभ्यर्थी ने चुनावी था, वो है निबंध से संबंधित प्रश्न पूछकर। सबसे पहले अभ्यर्थी क्या करता है, निबंध को उठाता है और उसके मन में जो जो प्रश्न आते हैं वो उठाता है कि ये क्या है, कैसे कार्य करता है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर बताएं, उदाहरण के लिए हम एक निबंध ले लेते हैं बिल्कुल सिंपल सा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। निबंध का प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक आपदा होने के साथ साथ ही मानवकृत आपदा ज़्यादा है। तो सबसे पहले प्रश्न उठेगा कि जलवायु परिवर्तन है क्या, इससे संबंधित मुद्दे क्या क्या हैं। ये प्रश्न उठाएंगे, संबंधित मुद्दे क्या क्या हैं। अब प्रश्न आएगा कि मानव की क्या भूमिका रही है, इसमें प्रकृति की क्या भूमिका है, मानव ने इसको किस प्रकार प्रभावित किया है। अब किस प्रकार किया है इसमें भी आप लिख सकते हैं कि औद्योगिकरण द्वारा, अपने निजी स्वार्थों के कारण। आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और क्या करेंगे, अभी सिर्फ प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, मुख्य भाग में जब आएंगे तब इनका उत्तर भी लिखेंगे। अभी सिर्फ प्रश्न पूछना है। तो वो क्या करते हैं अभ्यर्थी जी, जो इस तरीका का उपयोग करते हैं, वो प्रश्न पूछते हैं और पूरा प्रस्तावना को तैयार कर देते हैं। अब एक और तरीका है कि आप उद्धरण का उपयोग करें। जैसे किसी छोटे से गीत का 2 लाइनें ले ली, या किसी पंक्ति का या किसी मुहावरे का, मतलब जो उद्धरण होते हैं, कोट होते हैं, पंक्तियां होती हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। और उसके साथ वो क्या अपनाते हैं, किस टेक्निक को अपनाते हैं, वो अपनाते हैं कि निबंध में जो दिया हुआ है उसको समझाएंगे कि ये कहना क्या चाहता है रियल में। जैसे आपको 2023 का एक निबंध का उदाहरण देना चाहेंगे कि छप्पर मरम्मत करने का समय तभी सही होता है जब धूप खिली हो। अब इसका वो सीधे अर्थ समझाएंगे कि जब हमारी परिस्थितियां अच्छी हों तभी हमको विषम परिस्थितियों के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं होता। देखिए, जीवन एक चक्र है, समय भी एक चक्र है। यदि आप
डीपली सोचेंगे, यदि आपकी सोच उस लेवल पर है, तो आपको ये मालूम होगा कि भले ही कोई सी चीज़ हो, एक चक्र में चल रही है। भले ही वो भौतिक चीज़ हो, अभौतिक हो, दृश्य हो, अदृश्य हो, वो चक्र में चल रही है। हर चीज़ लौट के आती है, हर चीज़ के कई पहलू होते हैं। तो आपने क्या किया यहाँ पे, उसको समझा दिया। छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है, तो आपने उसको 150 से 200 शब्दों में समझा दिया, तो आपकी प्रस्तावना यहाँ पे समाप्त हो जाती है। लेकिन देखिए, यदि हम आपको सुझाव देंगे तो क्या करेंगे, हम सुझाव देंगे तो आपसे ये बोलेंगे कि आप इनमें से अपने अनुसार कोई सी भी, आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। आप 5 या 6 निबंधों को लिखने की कोशिश कीजिए। हर बार एक तरीका अप्लाई कीजिए। आपको सबसे अच्छा तरीका जो लगता है, जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है लिखने में, कि बहुत जल्दी सोच लेते हैं और बहुत जल्दी लिख लेते हैं, तो उस तकनीक का उपयोग कीजिए। अब यहाँ पर हमने प्रस्तावना की बात कर ली है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो है मुख्य भाग। देखिए, मुख्य भाग क्या होता है, हमने प्रस्तावना बना ली है। अब निबंध का जो हमको आयाम बताने हैं, निबंध को हमको जो विस्तार देना है, वो यहीं पर आता है। यहाँ आपको पैराग्राफ लिखने पड़ते हैं, पैराग्राफ को लिंक करना होता है। मतलब मुख्य भाग यही है, क्योंकि आप शब्द सीमा को देखकर ही समझ गए होंगे कि आपको यहाँ पर 600 से 800 शब्दों तक लिखना है। तो सबसे बड़ा भाग यही है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है, आपको निबंध को बहुआयामी पक्ष में लिखना है। अब बहुत से अभ्यर्थियों के मन में होगा कि बहुआयामी पक्ष क्या होते हैं। तो बहुआयामी पक्ष का मतलब होता है, देखिए, यदि आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हम आपको बताएंगे बहुआयामी पक्ष का मतलब होता है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय या पर्यावरणीय। ये आपके आयाम हो गए कि आप किसी भी मुद्दे को, जैसे उदाहरण लीजिए, मेरे पास एक बोतल रखी हुई है। अब मैं बोतल का राजनीतिक देखूंगा। यदि इतिहास में कभी बोतल संबंधित कोई घटना हुई हो तो वो ऐतिहासिक हो गया। बोतल संबंधित सामाजिक देखेंगे तो समाज में किस प्रकार की सोच है बोतल को लेकर। वैसे तो ये चीज़ कोई लिंक नहीं हो रही है, तो आप इसको हटा भी सकते हैं। अब आप देखेंगे पर्यावरणीय, तो बोतल प्लास्टिक की है, तो प्लास्टिक किस प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित करता है। अब ये होता है किसी चीज़ को लेकर, हमने सिर्फ बोतल का उदाहरण दे दिया। आपको जो निबंध दिया गया, आपको उसका उदाहरण लेके सभी आयामों को कवर करना है। जो आयाम आपसे लिंक हो रहा है, सिर्फ उसी को लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती उसमें आयाम को डाल दें, भले ही वो लिंक नहीं हो रहा है। जैसे हमने अभी उदाहरण दिया बोतल का, तो उसका कोई सामाजिक लिंक नहीं बन रहा है। तो आप समझ गए होंगे बहुआयामी पक्ष क्या हो रहा है। अभी हमने बात की थी कि नए अभ्यर्थी हैं तो वो इसका अर्थ ये समझें। अब आप ये बोलेंगे कि अगर हम पुराने हो गए, प्रैक्टिस कर ली हमने निबंध की अच्छे से, तो उसके बाद आप अलग क्यों बताएंगे उसका उत्तर क्या होगा। तो उसका उत्तर होगा, बहुआयामी आपको बताना है, लेकिन इसमें आपको बहुआयामी जो पक्ष हैं उनका सूक्ष्म तरीके से विश्लेषण करना है। कैसे, ये विश्लेषण क्या होता है सूक्ष्म। आप राजनीतिक में गए तो राजनीति के अंदर आपको 4 या 5 आयाम बताने हैं। कैसे, नैतिकतापूर्ण राजनीति, ठीक है। दूसरा, राजनीति के विभिन्न मुद्दे, राजनीतिक जो समस्याएं हैं उसके विभिन्न मुद्दे क्या क्या हैं। राजनीतिक के हैं, एक भ्रष्टाचार, एक गुंडागर्दी, और सत्ता में एक लोकतंत्र हो जाएगा आपका। तो राजनीतिक के ये 5 या 6 मुद्दे हो गए। तो इसी तरह आपको हर एक भाग में जाके, जैसे देखिए, दार्शनिक निबंध जो पूछे जाते हैं वो लगभग मानव जीवन से संबंधित पूछे जाते हैं। तो मानव जीवन से संबंधित क्या क्या मुद्दे हैं सूक्ष्म तरीके से देखेंगे हम। तो उसकी सोच, उसका उद्देश्य, और उद्देश्य में क्या है, उद्देश्य में एक जो अंतिम उद्देश्य हमको दिखता है वो मोक्ष, और उससे पहले रुकेंगे हम, तो उसका पहले उद्देश्य होगा मानवता। मानवता में क्या क्या मुद्दे खुलेंगे, हमारे नैतिकता के, मूल्यों के, जो आपने एथिक्स में पढ़ा है वो। तो ये होता है आपका सूक्ष्म विश्लेषण। तो हमने आपको बताया अभी कि सबसे पहले आप बिगिनर हैं, तो सबसे पहले हमने जो आपको बहुआयामी पक्ष बताए, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरणीय, आप इन आयामों में लिखिए।
जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे 8 या 10 निबंधों की, फिर आप सूक्ष्म तरीके से लिखने का प्रयास करें। एक मिनट रुकिए। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। अब देखिए, अब आप ये बोलेंगे कि हमने सर इस पर तो बात कर ली कि बहुआयामी रूप से लिखना है, लेकिन लिखना कैसे है। सबसे पहले आपको जो निबंध दिया गया है उसको लिंक करते हुए लिखना है। जैसे देखिए, हमने अपने पीडीएफ में भी यही उदाहरण दिया है। जैसे सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। यदि आप इसका मुख्य वाक्य की शुरुआत कर रहे हैं तो आप लिखेंगे, अगर यदि इस उद्धरण का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखें तो सिकंदर की गुरु द्वारा सिकंदर को रोके जाने पर भी वह रुका नहीं। वह विश्व विजय की आस में निकल गया, परंतु मृत्यु के पश्चात भी वह इतिहास में दर्ज हो गया। अब देखिए, ये हमने 3 लाइन में इसको समाप्त कर दिया। आप चाहें तो विस्तार दे सकते हैं इसको। विस्तार कैसे होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये विस्तार अपने आप हो जाएगा। देखिए, निबंध में एक जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो है चिंतन मनन। अब आप, हमने जो 3 लाइनें बोली, अब आप इस वीडियो को देखने के बाद इस चीज को पहले नोट कर लीजिए अभी, कि आपको ऐतिहासिक वाला जो पॉइंट बताया हमने आपको, सिकंदर की गुरु द्वारा सिकंदर को रोके जाने पर भी वह रुका नहीं, वह विश्व विजय की आस में निकल गया, परंतु मृत्यु के पश्चात भी वह इतिहास में दर्ज हो गया। तो आप ये 3 लाइनों में कितना विस्तार दे सकते हैं। अब आपको ये 3 लाइन है, इस मुद्दे को आपको एक पेज में लिखना है। तो भले ही आपको 15 मिनट लग जाए सोचने में, आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसको एक पेज में लिखने का प्रयास करना है। उससे आपका जो माइंड सेट है वो डेवलप होगा, आपका चिंतन मनन वो पता लगेगा कि आप कितना सोच पा रहे हैं। और देखिए, हमने बहुआयामी पक्ष में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात कर ली। अब सामाजिक में हम उदाहरण के रूप में बात करेंगे कि आलोक कुमार आईआईटी प्रोफेसर थे, जिन्होंने रघुराम राजन, जो कि हमारे पूर्व गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, को पढ़ाया। लेकिन आज वे दुनिया की चकाचौंध से दूर आदिवासियों की सहायता कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं जनजाति क्षेत्र में। तो आपको इस तरह बहुआयामी पक्ष को लिखना है। अब इसमें समस्या क्या आती है लिखने में? जो हमने बताया ना, 2 प्रकार की समस्या होती है। हमने आपको ये तो बता दिया कैसे कैसे लिखना है। अब आप जब लिखेंगे आपको समस्या क्या आएगी? समस्या ये आएगी कि आपके निबंध में प्रवाह नहीं आएगा। अब प्रवाह का अर्थ क्या होता है ये समझते हैं। जैसे किसी बच्चे से आप बोलें कि ABCD बोलो, तो वो A से लेके Z तक बोल देगा। लेकिन कभी कभी जो छोटे बच्चे होते हैं जो सीख रहे होते हैं वो भूल जाते हैं बीच में। जैसे उसने बोला A B और फिर वो डायरेक्ट E पर आ गया, तो आप उसको रोकेंगे, फिर बोलेंगे प्रवाह गलत हो गया, बीच में C और D है। तो उसी तरह इस उदाहरण से समझिए कि निबंध में भी एक प्रवाह होता है। इसका एक और उदाहरण देखेंगे। एक हाईवे है, आप कार चला रहे हैं 120 की स्पीड में, बिल्कुल अच्छा हाईवे है जैसे नितिन गडकरी जी आज बनवा रहे हैं। लेकिन आपको पता ही नहीं चलता, विदिन 1 सेकेंड आपकी गाड़ी एक ऐसे रोड पर आ जाती है, मतलब सामने ऐसा रोड था आपको दिखा ही नहीं, जहाँ पर गिट्टी बिछी हुई है, पत्थर बिछे हुए हैं। तो आपका जो माइंड है वो अनस्टेबल हो जाएगा। अभी आपका माइंड स्टेबल था, आपकी कार स्टेबल थी। उसी तरह निबंध लिखते वक्त जब आप उसको लिंक नहीं करते हैं, जब उसका प्रवाह टूटता है, तो जो एग्जामिनर चेक कर रहा है कॉपी, उसका माइंड जो स्टेबल रहा था अभी तक वो अनस्टेबल हो जाता है। और जो अनस्टेबल होता है वो सकारात्मक रूप से नहीं होता है, वो केवल नकारात्मक रूप से ही होता है। तो इससे आपके वो अंक काट देता है। और यदि आपकी प्रवाह अच्छा नहीं है तो आपको इसमें बहुत नुकसान हो सकता है। तो अब मुद्दे की बात आती है कि प्रवाह कैसे आएगा। कि सर हम जैसे निबंध टेस्ट सीरीज में एक समस्या और उठ कर आई थी कि हम एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से लिंक नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए लिंक कैसे करना है। लिंक करने के लिए जैसा हमने अभी वीडियो के अभी कुछ पहले टाइम पर पहले बताया था, कुछ पहले समय बताया था हमने कि न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। हिंदी वाला कौन सा? दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण पढ़ेंगे आप उसका। तो उसमें क्या करना है आपको,
उसमें एडिटोरियल वाला पार्ट होता है, उसमें हमने आपको क्या बताया कि वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपका माइंड बिल्कुल अनस्टेबल नहीं होगा। आपको पता होगा जिस तरह पानी को आप ऊपर से गिराते हैं, जिस प्रवाह में वो नीचे आकर गिरता है, उसी प्रवाह में उसने लिखा है। तो जब आप 1 महीने पढ़ लेंगे तब आपको उसकी जो शब्दावली है वो समझ में आएगी कि वो पैराग्राफ को किस चीज़ से लिंक कर रहा है। तो एक उस चीज़ से आपको प्रभाव बनाने में आसानी होगी। और एक होता है कनेक्टिंग वर्ड। पैराग्राफ को कनेक्ट करने के लिए कुछ शब्दावली होती है, जैसे कि इसी में आप आगे देखें, ये वर्ड है, ध्यान सुनिए आप वर्ड। इसी में अगर हम इस क्षेत्र में देखें, ठीक है, इसी तरह, ठीक है, वहीं इसमें भी, इसी बीच, इसके अलावा, दूसरी ओर, परिणाम स्वरूप, न केवल। अब ये कनेक्टिंग वर्ड है। यदि आप इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आप एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से लिंक कर सकते हैं। अब देखिए, जब आप पैराग्राफ लिखते हैं और उसको खत्म करते हैं तो आप इसमें उद्धरण का उपयोग करते हैं। अब आगे हम ये जानेंगे कि कितने उद्धरण लिखना है, कहाँ कहाँ लिखना है, लेकिन अभी हम इसी पर बात करते हैं, मुख्य भाग पर। अब देखिए, मुख्य भाग में क्या करना है। आपको जैसे पता है कि 600 से 800 शब्दों के बीच में आपको मुख्य भाग लिखना है। यदि आप इसमें 3 से 4 आयाम या 5 आयाम बताने में सफल होते हैं तो एक आयाम आपका न्यूनतम 150 से 200 शब्द का होता है, तो आपके पास लिखने के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब लिखते वक्त क्या याद रखना है, वही आयाम का उपयोग करना है जो निबंध से लिंक हो रहा है। जैसे हमने आपको उदाहरण बताया अभी कि जैसे बोतल सामाजिक दृष्टि है, वो बोतल के प्रति कैसी है, तो ये लिंक नहीं हो रहा है। यदि इसका और पहलू निकालेंगे तो भले ही लिंक हो सकता है। जैसे इस बोतल को किसी ऐसे व्यक्ति, तथाकथित निम्न जाति, यहाँ पर हमने जो तथाकथित शब्द का उपयोग किया है वो आप सभी जानते ही होंगे। तथाकथित क्यों किया है, तो तथाकथित निम्न जाति जो मानी जाती है, ऐसा हम नहीं मानते। आप अभ्यर्थी यूपीएससी के हैं तो आप भी नहीं मानते होंगे। उसने छू लिया, तो जो अस्पृश्यता वाले लोग हैं, जिनका माइंडसेट ही अस्पृश्यता वाला है, जो इंटचेबिलिटी मानते हैं, अनटचेबिलिटी मानते हैं, तो वो इस बोतल को नहीं छुएंगे। तो देखिए, अब ये बोतल समाज से लिंक हो गई है। तो आपको इस तरह लिंक करना है, लेकिन आपको इस तरह भी लिंक नहीं करना है। अब देखिए, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। आपको सीधा सीधा बताएं कि आपको निबंध में वही आयाम लेना है जो सीधा सीधा लिंक हो रहा हो। क्योंकि देखिए, जब आप शुरुआत में होंगे, यदि आप उल्टा सीधा आयाम लेंगे तो आपका प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और आपका निबंध पूरी तरह से खराब हो जाएगा। अब आते हैं कि आपने 3 या 4 आयाम भी समाप्त कर दिए तो आपके 600 या 800 शब्द पूर्णतः हो जाते हैं और आपका मुख्य भाग समाप्त हो जाता है आराम से। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह है निष्कर्ष। अब निष्कर्ष क्या होता है? निष्कर्ष का हम सीधा अर्थ देखें वो है निचोड़। अब देखिए, इसमें लिखना क्या है। आपने जो भी लिखा है, अगर उसको आपको 100 शब्दों में या 150 शब्दों में लिखना होता है तो कैसे लिखते? इसका सीधा अर्थ यही है कि आपने जो भी बताया, प्रस्तावना के पहले शब्द से लेके मुख्य भाग के अंतिम शब्द तक आपने जो भी बताया, उसको आपको लिखना होता तो आप क्या लिखते? और ये है भविष्योन्मुखी होना चाहिए। अब इसका अर्थ क्या है? अब इसका अर्थ है कि आपने जिन मुद्दों को लेकर निबंध को लिखा है, उन मुद्दों से संबंधित होना क्या चाहिए। देखिए, सुधार की गुंजाइश हर चीज़ में होती है। यदि सुधार की गुंजाइश नहीं होती तो 4G के बाद 5G नहीं आता, और 5G के बाद 6G के लिए जो सर्चिंग चल रही है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान चल रहे हैं, वो नहीं होते। तो क्या है, सुधार की गुंजाइश हर जगह होती है, चाहे वह हर क्षेत्र, चाहे कोई सा क्षेत्र हो, तो सुधार की गुंजाइश रहती ही है। तो आपने जिस मुद्दे पर निबंध को लिखा है उसमें क्या होना चाहिए, किस चीज़ के अनुकूल होना चाहिए, आपको सकारात्मक पहलू डालना है कि क्या क्या होना चाहिए,
और आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक डाटा का उपयोग भी कर सकते हैं जो सकारात्मक भविष्य की ओर ले जाता है। अब ये चीज़ कैसे देखने को मिलेगी, आप टॉपर्स कॉपी उठाइए, उनका निष्कर्ष देखिए, आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रवाह के बारे में हम बिल्कुल अच्छी तरीके से बात कर चुके हैं, तो ये हमारा समाप्त हो गया है। चयन कैसे करें। अब मुख्य प्रश्न आता है कि निबंध का चयन कैसे करें। तो देखिए, जैसे हमने अभी प्रवृत्ति की बात की थी, तो निबंध के चयन के वक्त जब आप पेपर में आप निबंध का चयन करते हैं तो आपके पास 4 होते हैं, तो आपको 1 मिनट के अंदर चारों प्रश्नों को देखना है और ये सोचना है कि आप किस निबंध के बारे में ज़्यादा पॉइंट सोच पा रहे हैं। जल्दी से लास्ट पेज निकालिए कॉपी का, जब आप एग्ज़ाम देते हैं, जब आप पेपर लिखेंगे तो लास्ट पेज निकालिए और हर एक निबंध को देखिए और जितने माइंड में आपके पॉइंट आ रहे हैं उनको लिखते जाइए जल्दी से। जिस निबंध में आपके माइंड में ज़्यादा पॉइंट आ रहे हैं उस निबंध को सिलेक्ट कर लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। बर्तनी अशुद्धि। अब बहुत से अभ्यर्थियों का हमारे पास डाउट आया था, कन्फ्यूज़न आया था या क्वेश्चन आया था, ये बोलें कि सर बर्तनी अशुद्धियाँ होती हैं, क्या इसका प्रभाव होगा। तो हम बोलना चाहेंगे कि हिंदी माध्यम में जब आप हिंदी में निबंध लिख रहे हैं तो बर्तनी अशुद्धि महापाप होती है। यानी बर्तनी अशुद्धियाँ यदि आपकी हो रही हैं तो सुधार कर लीजिए, नहीं तो ये आपके अंकों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। बस आप इन बातों, इस लाइन को अच्छी तरीके से ध्यान रखिए कि ये निबंध के अंकों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लगभग हमारी संपूर्ण बात हो चुकी है। अब इसमें एक क्वेश्चन रह गया जो हम लिख नहीं पाए इसमें, कि कितने उद्धरण लिखें। देखिए, मैक्सिमम आपको 3 या 4 उद्धरण लिखना है। आप सबसे पहले उद्धरण लिखना चाहते हैं तो जब आप निबंध की शुरुआत करते हैं तब उद्धरण को लिखिए। इसके बाद एक निष्कर्ष के बाद, एक प्रस्तावना से पहले एक निष्कर्ष के बाद और एक मुख्य भाग में कहीं पर भी जो पैराग्राफ उससे लिंक हो रहा है उसी तरह का उद्धरण लिख सकते हैं। अब आप ये बोलेंगे सर उद्धरण कहाँ से लें। तो देखिए, जो हिंदी साहित्य के अभ्यर्थी होते हैं उनके पास इसकी कमी नहीं होती, लेकिन जो अन्य ऑप्शनल वाले अभ्यर्थी हैं वो क्या करें, हम उनको PDF उपलब्ध करा देंगे। वैसे तो ग्रुप में डाली हुई है, यदि डाली हुई नहीं होगी तो हम उनको टारगेट मेंस जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर उद्धरण की PDF उपलब्ध करा देंगे। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो हम देखते हैं। हमने चयन की बात कर ली है। अब एक क्वेश्चन है कि निबंध में हेडिंग में लिखें क्या। ये समस्या प्रैक्टिकल रूप से भी आई थी जब टेस्ट सीरीज हम ले रहे थे तब उस वक्त। तो उस वक्त बहुत से अभ्यर्थियों ने हेडिंग के रूप में लिखा था। देखिए, जब आप हेडिंग के रूप में लिखते हैं तब आप विस्तार नहीं दे पाते हैं और वो क्या होता है, निबंध की डिमांड अलग होती है, उत्तर की डिमांड अलग होती है। उत्तर की डिमांड होती है कि आप पॉइंट टू पॉइंट लिखें, जबकि यदि आप निबंध में पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो वो निबंध की डिमांड है ही नहीं। ये वैसी ही बात हुई कि आप डीजल वाले वाहन में पेट्रोल डाल दें और पेट्रोल वाले वाहन में डीजल डाल दें तो वो गाड़ी चलेगी। आपका आंसर होगा नहीं चलेगी। तो वही है कि आपको निबंध को पैराग्राफ के रूप में ही लिखना है, हेडिंग के रूप में नहीं लिखना है। हेडिंग के रूप में आप कब लिख सकते हैं, इसमें भी एक परिस्थिति है। जब आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, जैसे आप सामाजिक पक्ष लिख रहे हैं किसी निबंध का, तो उस पैराग्राफ के अंदर हेडिंग डाल के, अब उन हेडिंग को समाप्त करके जब आप दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं तो पैराग्राफ के अंदर हेडिंग में लिख सकते हैं, ना कि सीधा हेडिंग में लिखें। तो इसको इग्नोर ही कीजिए, हेडिंग को पैराग्राफ में लिखने की प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। हमने बर्तनी अशुद्धियों की बात कर ली है। अब आपको कुछ वार्निंग देना चाहेंगे, वो है निबंध लिखते समय संतुलन को हमेशा अपनाएं। जैसे क्या समस्या होती है, कई अभ्यर्थी होते हैं जो अपनी पृष्ठभूमि को लेकर, जैसे चाहे वो बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों, वो क्या होता है अपनी जैसी पृष्ठभूमि को लिए हुए हैं, यदि उससे संबंधित कोई प्रश्न आ जाता है तो वो अपनी विचारधारा की ओर झुक जाते हैं। जैसे वह
जैसे हम दो विचारधारा देखते हैं, लेफ्ट विंग और राइट विंग। बहुत से स्टूडेंट्स हैं उनको राइट विंग पसंद है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं उनको लेफ्ट विंग पसंद है। तो वो निबंध को अपने विचारधारा में ले जाते हैं। तो आपको निबंध में एक चीज़ याद रखना है, आपको बैलेंस इतना बना के रखना है कि आप बिल्कुल भी 1 इंच भी इधर से उधर ना हो। आपको बिल्कुल स्ट्रेट चलना है, बिल्कुल सीधा चलना है आपको। पहली वार्निंग हो गई आपकी। अब सेकंड है कि निबंध की प्रैक्टिस करते समय इस चीज़ का याद ध्यान रखें कि जब आप लिखते निबंध तो हर 7 दिन में लिखें। यदि आपने आज एक निबंध लिख दिया और 2 महीने बाद लिख रहे हैं तो आज का लिखा हुआ निबंध कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि आपका माइंडसेट चेंज हो चुका है 2 महीने में, आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की है। इसलिए आपको बता दें पॉइंट टू पॉइंट कि आपको हर 7 दिन, यदि 7 दिन में संभव नहीं हो पा रहा है तो 15 दिन में एक निबंध जरूर लिखें। जैसे कि हमने आपको टारगेट दिया है कि आपको दिसंबर से पहले 15 मिनिमम 10 निबंधों की तैयारी करनी है। यदि आपने इतना कर लिया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आएंगे, खुद बोलेंगे कि सर मुझे फ़ायदा हुआ है इससे। तो ठीक है, हम वीडियो की समाप्ति की ओर हैं, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अब देखिए, अगर आपका कोई डाउट बच गया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और दूसरी चीज़, आपको इस वीडियो में क्या क्या सीखने को मिला, एक एक पॉइंट को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को भी मदद मिलेगी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।